नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है न्यूज एपिसोड जहां पर रिसेंट न्यूज आपके सामने लाने का प्रयास रहता है। वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। साथियों, ये न्यूज पुणे के लिए काफी अच्छी है। जो आपका कैलेंडर ईयर 2025 है, इसमें जनवरी से मार्च का पहला क्वार्टर जो है, इसमें ऑफिस एब्जॉर्प्शन के मामले में पुणे जो है चौथे स्थान पे रहा है और 20 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं। यानी कि जो पहले प्री कमिटेड लीज होल्ड थे वो अब शिफ्ट होने जा रहे हैं। अगर आप समझे कि ऊपर तीन कौन कौन से जो है सिटीज हैं, तो सबसे पहले है दिल्ली एनसीआर, दूसरे नंबर पे आपका आता है मुंबई, तीसरे आता है बेंगलोर और चौथे पे है पुणे। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले इस पूरे साल में लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेसेस जो है वो एब्जॉर्ब होने वाले हैं पुणे में। तो काफी अच्छी खबर है, यानी कि कई कंपनीज जो है पुणे में आ रही हैं और मेनली इसमें जो है बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और साथ ही साथ जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं ये ज्यादातर पुणे में आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि पुणे में इनवर्ड इन्फ्लक्स बढ़ेगा और यहीं पे जो है कॉरपोरेशन को और जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें भी ये ध्यान देना होगा कि माइक्रो लेवल पे आप किस तरीके से इंफ्रा डेवलपमेंट पे फोकस करने वाले हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है पूरे इंडिया में, तो काफी बड़ा इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूटर भी है पूरे देश के लिए। साथ ही साथ अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसे आप किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे सबको सपोर्ट मिलेगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान देना होगा। 1 मई से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है स्टेट में। ये रहेगा वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन के नाम से, यानी अब आप फेसलेस रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए। अब ये किस तरीके से काम होगा, पहले क्या होता था, जिस जगह पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहां जाना होता था और उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में या फिर किसी डेवलपर के ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करते थे। वहां पे आपको आपका इमेज लेना मैंडेटरी होता था। अब ये चीज नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे रहें पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी हैं, वहां से बैठ के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब ये 1 मई से अप्लाई होने जा रहा है। किस तरीके से अप्लाई होगा इसके बारे में भी आपके लिए ले आएंगे खबर। लेकिन आप ये चीज मान के चलें कि ये काफी रिवोल्यूशनरी जो है न्यूज है कि आने वाले समय पे जो एक तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको लाइनों में लगना पड़ता था, आपको पता ही नहीं होता था कि आज सर्वर डाउन है या अप है, आज आपका हो पाएगा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये सारे उहापोह से अब हट के आप जहाँ पे हैं स्टेट में, वहीं से बैठे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये एक अच्छी पहल है और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होने वाली है ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। साथियों, आप सभी को पता है सिंगर रोड का फ्लाईओवर काफी लंबे समय से बन रहा है। फाइनली अब वो बनके तैयार हो चुका है, इनॉग्रेशन के लिए तैयार है और यह फ्लाईओवर लगभग 2.12 किलोमीटर का है, जो विट्ठलवाड़ी से लेके फन टाइम थिएटर तक जो है ओपन होने वाला है। इसके बीच में 5 बड़े सिग्नल्स आते हैं, उसको ये क्रॉस करेगा, यानी जो आपका समय लगता था वो बचेगा, जो ट्रैफिक की सिचुएशन थी वो कम होगी। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का चल रहा था तो जो एग्जिस्टिंग रोड था वो भी काफी श्रिंक हो चुका था। इसकी वजह से ट्रैफिक सिचुएशन जो है एक तरीके से वर्स हो चुकी थी। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये फ्लाईओवर बन चुका है तो लोगों का कम्यूट टाइम जो है वो काफी तेजी से घटने वाला है और वहां के लोकल्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये फ्लाईओवर कब ओपन होगा। अब फाइनली बनके तैयार है। अब वेट किया जा रहा है कि इसका फीता कब कट होगा। अब देखें, जैसे ही इसका इनॉग्रेशन होगा आप लोगों तक पता ही चलेगा और हम लोग भी न्यूज लेके आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। साथियों, ये खबर काफी चिंताजनक है ऐसे लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट में लिए हुए थे, जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था। आखिरकार अब उनका केस जो है एनसीएलटी में चालू हो गया, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, यानी उस पे जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अप्लाई हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर कोई भी डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जा रहा है तो उसका केस महारेरा नहीं सुनेगी। क्योंकि एनसीएलटी की धारा 14 ये कहती है कि अगर कोई भी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा है तो उस पे नया लीगल कार्रवाई शुरू नहीं किया जा सकता है। तो महारेरा ने इस पे अपना एक्शन साफ कर दिया कि यानी कि जितने लोगों ने महारेरा में अपने कंपनसेशन के लिए केस किया हुआ था और कई केसेस में ऑर्डर्स भी आए हुए थे, वो दोबारा उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर कोर्ट में जा रहे थे, तो अब उनकी कार्रवाई पे उन पर कोई भी एक्शन महारेरा नहीं लेगा। अब ये काफी बुरी खबर है उन लोगों के लिए
जो ऑलरेडी काफ़ी मुसीबत में थे, क्योंकि आप मान के चलिए जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जो लंबे समय से बनने का इंतज़ार कर रहे हैं बायर्स और वो बन ही नहीं पा रहा है, उसको राहत के लिए लोग महारेरा में जा रहे हैं, तो महारेरा अब अपना हाथ खड़ा कर रहा है। उन्हें दोबारा एनसीएलटी में ही जाना होगा, यानी उन जो बायर्स उसमें फँसे हुए हैं, उन्हें भी एनसीएलटी में ही अपील करनी होगी अपने कंपनसेशन के लिए या वहाँ पे एग्ज़िट के लिए। अब आप सोचिए, इसमें तो डिफ़ॉल्टर डेवलपर्स जितने हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनका तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि एक ही जगह पर उनको केस लड़ना होगा। लेकिन बायर जो ऑलरेडी फँसा हुआ था, जिसको अपना पैसा चाहिए, उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई, क्योंकि अब उसे भी अपना केस एनसीएलटी में लड़ना होगा। ऐसे जो है महाराष्ट्र में लगभग 335-400 प्रोजेक्ट हैं, जिसका केस एनसीएलटी में जा चुका है। इसका लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ज़रिए आप उसको देख सकते हैं और वहाँ पे आप देखें कि ऐसे डेवलपर्स के यहाँ अगर मान लीजिए आप खरीदने जा रहे हैं, तो मत खरीदिए। जिन लोगों ने भी खरीदा है, वो लोग एनसीएलटी में अपील करें, क्योंकि महारेरा से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत से ऐसे बायर्स हैं जिनका हमारे पास भी कॉल्स आ रहा है, हमारे पास भी उनके कंसर्न्स, क्वेरीज आए हुए हैं, तो उनका भी यही कहना है कि आखिर अगर महारेरा ही इसे सुनने के लिए जो है तैयार नहीं है, तो हम किसके पास जाएँ? एनसीएलटी में तो इतने आसानी से ना तो फैसला आने वाला है, ना हम वहाँ इतने आसानी से लड़ पाएँगे। ये काफ़ी चिंताजनक खबर है, खासकर उन बायर्स के लिए जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। साथियों, कभी भी अगर आप रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है, चाहे वो खरीदने के पहले हो, खरीदने के बाद हो, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुँचा दीजिए, कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। साथियों, ये न्यूज़ जुड़ा हुआ है पुणे मेट्रो से। पुणे मेट्रो का राइडरशिप जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जो 2 लाइन है, जो 2 इम्पोर्टेंट लाइन थी फेज़ 1 की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी तरीके से फंक्शनल हैं। चाहे पीसीएमसी से लेके स्वारगेट की लाइन हो या फिर वनाज से लेके रामवाड़ी की लाइन हो, ये पूरी तरीके से फंक्शनल है और पीसीएमसी से जो एक्सटेंशन का काम है, वो भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो कि भक्ति शक्ति चौक निगड़ी तक जाना है। वह भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे-जैसे मेट्रो के रूट्स और उसके नेटवर्क्स बढ़ेंगे, राइडरशिप और तेज़ी से बढ़ेगा और यह भी बताया जा रहा है कि पुणे का जो कंट्रीब्यूशन है कार्ड पेमेंट का मेट्रो में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1 लाख जो है कार्ड ऑलरेडी इश्यू किए जा चुके हैं। अब यही उम्मीद है हर किसी को कि हमारे भी लोकेशन में मेट्रो आए, जिससे उसका फ़ायदा लिया जा सके और इतनी तेज़ी से जो एक तरीके से पॉपुलेशन पुणे में बढ़ रहा है, उसके लिए पुणे मेट्रो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे समय भी बचेगा, पॉल्यूशन भी बचेगा और सड़कों की क्या हालत वो सबको पता है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मेट्रो का तेज़ी से बनना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। साथियों, अगर आप देखें, पुणे में अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसका सप्लाई 28% से ड्रॉप हुआ है। इसके पीछे का कारण ये है कि पोस्ट पैंडेमिक अगर आप देखें तो मटेरियल कॉस्ट एवरेज 45% से बढ़ चुके हैं। लोगों की डिमांड तो है अफोर्डेबल हाउसिंग में, लेकिन सप्लाई कम इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, दूसरा जो रेडी रेकनर रेट है 2 साल के बाद उसे भी बढ़ा दिया गया है। लैंड के रेट ज़्यादा हैं, जो लोगों के जॉइंट वेंचर्स हैं वो हाई रेट पे हैं, जिसकी वजह से डेवलपर इस सेगमेंट में ज़्यादा घर नहीं ला पा रहे हैं और ये अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि 40 लाख या उससे कम के घर। अब इसमें होता क्या है, मार्जिन सिक्योर कर पाना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होने के बाद, उसके बाद लैंड रेट हाई है और साथ ही साथ अगर वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन करना है तो सैंक्शनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेडी रेकनर कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। अब आपको थोड़े में बता दें, हमने मार्च में भी आपके सामने बताया था कि जो मिड सेगमेंट की हाउसिंग है या हाई लेवल की हाउसिंग है, उसमें रेडी रेकनर बढ़ने से उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ऊपर होता है, जो रेडी रेकनर रेट है, जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट है, वो नीचे होता है। तो आप तो इस रेट पे स्टैम्प ड्यूटी और बाकी टैक्सेस देने वाले हैं, जिससे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर रेडी रेकनर रेट बढ़ेगा तो डेवलपर्स का सैंक्शनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। साथ ही साथ इनका जो है एक तरीके से जितना एक्स्ट्रा एफएसआई कंज्यूम करते हैं, उस पे भी उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसका बेस जो होता है वो रेडी रेकनर रेट होता है। यानी इनडायरेक्टली वो जो पैसा बढ़ रहा है, जो डेवलपर के जेब से जा रहा है, वो आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन इस मार्केट में वो आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो मान लीजिए वो अपने मार्जिन को थोड़ा श्रिंक करके बेचेगा। लेकिन जब बात अफोर्डेबल हाउसिंग की आती है, तो वहाँ ऑलरेडी मार्जिन काफ़ी श्रिंक होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जब लैंड के रेट ज़्यादा है और रेडी रेकनर भी बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसेज 40 लाख या उससे कम के घर ला पाना मुश्किल है और डेवलपर अपने मार्जिन को श्रिंक नहीं करना चाहता है। और उसमें क्या होता है, जितने छोटे घर कितना भी आप बना दें, उसमें आपका एक किचन होना ही होना है, उसमें टॉयलेट होना ही होना है, यानी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पाइपलाइंस ले जानी है और बारीकियों का काम बढ़ता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर बड़ा भी घर होगा तो उसमें भी एक ही किचन होगा, तो उसके चलते क्या है कि उनको रिफाइनमेंट का काम छोटे घरों में भी
ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन भी बढ़ता है। ये सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से 28% जो है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सप्लाई है वो ड्रॉप हुई है। अब आप समझें इससे क्या होगा कि जो लोग सस्ते में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, वो शायद नहीं बना पाएँगे। उनको मिड सेगमेंट में या फिर उनको इंतज़ार करना होगा कि मैं उस बजट तक पहुँच पाऊँ और तब मैं उसे खरीदूँ। आपके लिए एक नए वीडियो पे भी काम चल रहा है, जिसे देख के आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको जो है प्रयास लगातार सौदागर का पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करने में क्या जा रहा है। साथ ही साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिलता रहे और हमें मिलता रहे आपका आशीर्वाद और प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।